जी दोस्तों, वेलकम अगेन। मेरा नाम है बहरोज़ और आज की वीडियो एक रिकॉर्डेड पॉडकास्ट है विद अली मलिक, जो कि एक कैनेडियन सिटीज़न है, कनाडा में रह रहे हैं और एक मार्केट प्रोफेशनल हैं बेस्ड आउट इन कनाडा। हाउएवर उन्होंने रिसेंटली ये डिसाइड किया है कि ही वांट्स टू मूव आउट ऑफ कनाडा। तो मैंने उनको इस पॉडकास्ट में इसीलिए बुलाया बिकॉज़ मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि ऐसी वो क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से उन्होंने डिसाइड किया है कि अब उनको कनाडा से मूव आउट करना है, और अगर वो कनाडा से मूव आउट करना चाह रहे हैं तो वो कहाँ जाना चाहेंगे, किस मुल्क में मूव आउट करना चाहेंगे और उसके क्या चैलेंजेस हैं और क्या प्रोज़ हैं, क्या कॉन्स हैं। तो हम इन सब चीज़ों पे बात करेंगे इस पॉडकास्ट में। पर पॉडकास्ट में जाने से पहले आपसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि अगर इस पॉडकास्ट से आपको थोड़ा भी फ़ायदा हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। उससे होता है कि मैं मोटिवेटेड रहता हूं, ताकि मैं क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ कंटेंट बेहतर से बेहतर कर सकूं जो इस चैनल पे पोस्ट कर रहा हूं। और मोर इम्पोर्टेंटली, अगर आपने पहले से सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बिकॉज इस चैनल पे मैं और मेरी वाइफ बतूल कंटेंट पब्लिश करते हैं विद रिगार्ड्स टू हाउ यू कैन मूव टू नॉर्थ अमेरिका, कैसे नॉर्थ अमेरिका में सेटल हो जाता है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली कैसे एक सक्सेसफुल लाइफ गुजारी जाती है। तो अगर ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देन दिस चैनल इज़ राइट फॉर यू। नाउ लेट्स गेट रोलिंग इनटू द पॉडकास्ट। अली, थैंक यू फॉर कमिंग इन। तो पहले तो ये कि इससे पहले कि हम एज एन डाइव इन करें इनटू आवर टॉपिक, आई जस्ट वांट टू नो हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर थिंग्स। एवरीथिंग इज ग्रेट बेरोज। आपसे बातचीत होती रहती है और आपके चैनल से मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ कि आप लोगों ने बड़ी अच्छी कंटेंट स्ट्रैटेजी बनाई हुई है। इट्स वेरी यूजफुल। मैं बहुत शौक से आपका कंटेंट देखता हूँ। थैंक थैंक यू, यू फॉर दैट इज़ इनवाइटिंग मी। गुड। थैंक यू, दैट इज़ गुड टू नो। तो अली, लेट्स गेट इनटू फर्स्ट, आप अपना एक इंट्रोडक्शन जल्दी से दे दें। आप हु आर यू, वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट आर यू डूइंग नाउ। और उसके बाद जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है, विच इज़ वेरी कॉमन आजकल के। देर इज़ अ लेवल ऑफ नीड टू कम इन टू कैनेडा, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव है, मतलब इमिग्रेशन की डिमांड बहुत बढ़ गई है फॉर वेरियस रीजंस। एक तो ये कि कमिंग फ्रॉम कंट्री वी कम फ्रॉम पाकिस्तान, वहाँ जो है सिचुएशन इज़ नॉट दैट ग्रेट इकोनॉमिकली, सो पीपल वांट टू मूव देयर। उसके अलावा भी पूरी दुनिया में भी अगर आप बाकी जगह भी देख लें तो सिचुएशंस आर वेरी टफ, सो देर इज़ अ हाई डिमांड ऑफ इमिग्रेशन इन टू कैनेडा। तो उसमें तो मैं हमेशा बात करता रहता हूँ, मैं और बतूल मेरी वाइफ भी टॉक अबाउट दैट एज वेल। बट एक नई डिमांड भी क्रिएट हुई है विच इज़ पीपल वांटिंग टू मूव आउट ऑफ कैनेडा। तो एंड यू आर वन ऑफ दोज जिनसे मेरी जब बात हुई थी, तो यू आर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़ कि किस तरह से कोई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी आपको कनाडा से बाहर मिल जाए। तो हमने कनेक्ट किया था इन टर्म्स ऑफ दोज अपॉर्चुनिटीज़। बट फिर मुझे ख्याल आया कि आई वुड वांट टू लर्न मोर फ्रॉम यू एज टू व्हाई यू वांट टू मूव आउट ऑफ कनाडा, ऐसी क्या सर्कमस्टांसेस हुई हैं। पर उस सब में जाने से पहले अगर आप जल्दी से अपना एक इंट्रोडक्शन दे दें। जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर बेरोज। मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड तो इंजीनियरिंग में है, फिर मैंने एमबीए किया हुआ है और मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस तकरीबन 15 साल का मार्केटिंग की फील्ड में है। और अभी मैं मार्केटिंग की फील्ड में ही काम कर रहा हूँ कनाडा में। कनाडा में आया था तकरीबन 6 साल पहले। मेरी वाइफ हैं, दो बच्चे हैं हमारे। और जब आया था तब मेरी बेटी 5 साल की थी, बेटा 1.5 साल का था। तो अब माशाल्लाह यहाँ के एजुकेशन के सिस्टम में वो लोग अच्छी तरह इंटीग्रेट हो गए हैं। और हमें भी बिल्कुल ही अपने घर जैसा ही लगता है वैसे तो। यकीन नहीं आता कि 6 साल, सिर्फ 6 साल गुजरे हैं। टाइम बहुत थोड़ा लगता है, बट इस दौरान बहुत सारी चेंजेस आई हैं। हमने एक नए लाइफस्टाइल को अडेप्ट किया है, नए मौसम को अडेप्ट किया है। और मैं समझता हूँ कि एक एज अ फैमिली हमने बहुत ग्रो किया है इस सारे अरसे में। तो आई मैं तो सचमुच से पूछें तो आई थिंक कि कनाडा ने हमें बहुत कुछ दिया इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर, जो हम पहले हमारे पास नहीं था। तो प्रोफेशनली एंड पर्सनली आई एम रियली पॉजिटिव ऑन दैट। ठीक है अली, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। अब यही मेरे सरप्राइज का क्वेश्चन है और यही दैट्स व्हाट आई एम सरप्राइज्ड अबाउट के एक तो आपका ट्रांजिशन हुआ है पाकिस्तान से। मैंने अमूमन लोगों को देखा है टू टॉक डाउन ऑन कनाडा अगर वो आ रहे हो मिडल ईस्ट से। तो जो पाकिस्तान से लोग आते हैं वो तो उनके लिए तो दिस इज़ हेवन। ठीक है, सो विच इट सीम्ड, जिस तरह आपने बताया कि यू आर वेरी हैप्पी द ट्रांजिशन, द ग्रोथ यू सीन, सारी चीज़ें। दूसरी बात ये कि आपको सिर्फ 6 साल हुए हैं। और तीसरी बात ये है कि द थिंग्स दैट यू टॉक्ड विच इज़ के आप सेटल भी हैं, यू हैव अ जॉब, वाइफ भी इज़ अर्निंग, बच्चे प्रॉब्ली स्कूल भी जाना शुरू हो गए हैं, 6 साल हो गए हैं, देर इज़ अ सेटलमेंट दैट हैज़ हैपेंड। अब क्यों आपको ऐसा लगता है कि यू वांट आर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़ कि आपको बाहर मिल जाए या कनाडा से आप बाहर मूव करें? वो क्या सर्कमस्टांसेस हैं जिसकी वजह से यू स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट दिस? क्योंकि मुझे, मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं, जानने वाले हैं
जो कि मुझे दे इंक्वायर फ्रॉम मी कि किस तरह से तुम यूएस मूव हुए थे, किस तरह से हम हो सकते हैं एंड ऑल। इसी तरह देर आर कपल ऑफ फ्रेंड्स जो कि मेरे मिडल ईस्ट में हैं, उनको भी आए दिन कोई अप्रोच करता रहता है कि यार हमने बस कनाडा से मूव करना है। सो आई वांट टू नो व्हाई, व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाई इज दिस हैपनिंग, एंड स्पेशली फॉर यू एज वेल। ग्रेट क्वेश्चन। जितना ये अजीब लगता है, ये इतना अजीब है नहीं एक्चुअली। अगर आपने नोटिस किया हो, इंस्टीट्यूट ऑफ कैनेडियन सिटीजनशिप ने अभी एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसका नाम है लीकी बकेट। उसके मुताबिक 20% ऑफ इमिग्रेंट्स वांट टू लीव, एंड दीज आर पीपल हु हैव बीन हियर बिटवीन 3 and 7 years। तो मैं एग्जैक्टली exactly उसी डेमोग्राफिक में आता हूँ। तो मैं अकेला नहीं हूँ। और बल्कि जब ये रिपोर्ट आई तो मैं हैरान हो गया, बिकॉज मैं अपने इर्द गिर्द लोगों से बात करता हूँ तो लोगों का यही सेंटिमेंट नजर आता है। और जब मैंने ये रिपोर्ट पढ़ी तो आई वाज सरप्राइज्ड कि इसके अलावा भी लोग हैं जो इस तरह से ही सोच रहे हैं। तो आई थिंक यू राइट। सबसे बड़ा सरप्राइज हमारे लिए भी यहाँ पे यही था कि क्या वजह है कि लोग इतने सेटिस्फाइड नहीं है। और आई फील लाइक कि ये चीज काफी नई है। पहले, आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले ऐसा सिनेरियो नहीं था। पीपल हु केम हेयर दे वांटेड टू स्टे, वो चाहते थे कि वो हमेशा यहाँ पे रहें। और फॉर गुड रीजन। फ्री हेल्थ केयर है, एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, बच्चे पालने के लिए, फैमिली बड़ी इंक्रीज करने के लिए बहुत अच्छी जगह है, घूमने फिरने के लिए बहुत अच्छी जगह है, पासपोर्ट बहुत स्ट्रांग है, आप पूरी दुनिया में ट्रैवल कर सकते हैं। तो अ, अब से कुछ अरसे पहले तक कभी किसी के पास कोई रीजन नहीं थी कि आते साथ ही जाने की सोचें। बट अब जब मैं लोगों से बात करता हूँ और लोगों के साथ इंटरेक्शन होती है, और उसमें बड़ी तादाद उन लोगों की है जो मेरी तरह के सॉर्ट ऑफ रीसेंट इमिग्रेंट्स हैं, लाइक 10 साल से कम हुए हैं उन्हें कनाडा में। और जो दो ट्रेंड्स हैं वो ये हैं कि या तो लोग यूएस जाने की कोशिश कर रहे हैं, और या लोग मिडल ईस्ट जाने की कोशिश कर रहे हैं। मिडल ईस्ट में भी आजकल आपको आइडिया है कि सऊदी अरेबिया बहुत एक हॉट मार्केट हुई हुई है, बिकॉज उन्होंने अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई किया है, और अब इतनी अपॉर्चुनिटीज वहां पे क्रिएट हो रही हैं हर इंडस्ट्री के अंदर। तो एक तो ये पुल फैक्टर भी है कि मिडल ईस्ट में ग्रोथ काफी हो रही है और वहां पे उनको जरूरत है लोगों की। तो ऑब्वियसली जो स्किल्ड टैलेंट है वो तो मूव करेगा ही। लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चाहे वो कहीं भी बैठे हों, अगर बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो लोग जाएंगे। तो एक तो ये फैक्टर है। यूएस जाने वाले जो लोग हैं, उनकी सिचुएशन मैं इस लिहाज से इजी है समझना उसके लिए, और मैं समझ सकता हूँ। क्योंकि जब आप एक दफा कनाडा के लाइफस्टाइल से आदी हो जाते हैं, एक यहाँ के सिस्टम्स को समझ जाते हैं, तो फिर यूएस में ट्रांजिशन करना इतना मुश्किल नहीं रहता, बिकॉज बोथ द कंट्रीज आर वेरी सिमिलरली। लाइफस्टाइल में बहुत सिमिलैरिटीज हैं, सिस्टम्स में बहुत सिमिलैरिटीज हैं। तो यहाँ से यूएस की ट्रांजिशन इतनी मुश्किल नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। तो जब यहाँ पे आप, जो सबसे टफ पार्ट होता है जब आप मिडल ईस्ट या पाकिस्तान या इंडिया से कनाडा ट्रांजिशन करते हैं, वो चैलेंज होता है। यहाँ की जॉब मार्केट को समझना, यहाँ के कल्चर को मल्टीकल्चरलिज्म में एडजस्ट करना, वो चैलेंज होता है। यहाँ से यूएस जाना में भी शायद 5 to 10% एडजस्टमेंट की जरूरत हो, डिपेंडिंग ऑन वेर यूर गोइंग। अगर आप कैलिफोर्निया जा रहे हैं तो थोड़ी डिफरेंट किस्म की एडजस्टमेंट होगी। अगर आप किसी और स्टेट में ईस्ट कोस्ट पे जा रहे हैं तो एक डिफरेंट किस्म की एडजस्टमेंट होगी। अगर आप टेक्सास, ह्यूस्टन या डेलस वगैरह कहीं जा रहे हैं तो शायद आपको कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत ना पड़े, अगर आप देसी हैं, क्योंकि वहां पे देसी कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है। तो आई फील लाइक कि यहाँ पे आके अब लोगों को समझ आ गई है कि ट्रांजिशंस कैसे मैनेज करनी है। दे हैव बीन थ्रू अ मेजर ट्रांजिशन वंस। तो और आई थिंक कि दुनिया का ट्रेंड भी कुछ इस तरह है कि लोग अब उतना ज्यादा किसी एक ऑप्शन पे या किसी एक जॉब में बहुत अरसा रुकते भी नहीं है। जिस तरह आपने देखा होगा, हमारे पेरेंट्स की जनरेशन में लोग पूरी पूरी जिंदगी, एक पूरा करियर एक एम्प्लॉयर के साथ गुजार देते थे। बट अब लोग जो है, लोग ट्रांजिशन करते हैं whenever they feel कि an opportunity is there. So I think it's very similar. The mindset has changed overall. ठीक है, तो हमने दो बातें की। एक तो ये कि देर इज़ मोर, क्योंकि दोनों रीजन्स बहुत ग्रो कर रहे हैं, मिडल ईस्ट भी और यूएस भी। ऑल तो बिल्कुल। अगर आप यूरोपियन इकोनॉमीज दे आर स्ट्रगलिंग, कनाडा स्ट्रगलिंग, ऑस्ट्रेलिया स्ट्रगलिंग। तो अगर कहीं बूम है इस वक्त इन द बिग इकोनॉमीज, इवन चाइना स्ट्रगलिंग, इंडिया, मिडल ईस्ट, एंड इट वुड बी यूएस। तो ये एक रीज़न हो गई। बट दूसरा जो आपने बात की, विच आई वांट टू अंडरस्टैंड बेटर, इज व्हाट हैज़ मेड कनाडा नॉट सच अ गुड ऑप्शन, जिसकी वजह से अब लोग कह रहे हैं कि
यहाँ से हमने मूव करना है इवेंचुअली. सो what is that scenario, what has made it negative? तो I understand the pull factor, but what is driving the push? आई थिंक सबसे ज्यादा कॉमन तो कॉस्ट ऑफ लिविंग है. कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी ज्यादा हो चुकी है कि आपका रेंट या आपकी जो मंथली मॉर्गेज है वो आपके सैलरी में से शायद 50%, 55% पैसे जो है वो उसमें जा रहे होते हैं आपके. फिर बाकी डिस्पोजेबल इनकम के लिए कैपेसिटी आपकी कम होती है, तो सेविंग्स भी नहीं हो पाती. तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है. दूसरा आई थिंक चैलेंज ये है कि स्पेशली जो लोग यूएस जाने के सोच रहे हैं, उनको ये नजर आ रहा है कि इस टाइम पे अगर सेम जॉब में आपको यूएस में $30,000 to $40,000 या इससे भी ज्यादा मे बी एनुअली ज्यादा सैलरी मिल रही है, तो आप उस तरफ अट्रैक्ट होते हैं बिकॉज आप ये सोचते हैं कि यार स्किल सेट तो वही है, काम तो वही मैंने करना है. तो अगर मैं अक्रॉस द बॉर्डर जाके बेहतर सैलरी कमा सकता हूँ, फिर टैक्सेशन भी वहाँ पे डिफरेंट है यूएस में आपको टैक्स में उतने पैसे नहीं देने पड़ते जितने कनाडा में देने पड़ते हैं. तो ये भी एक मेजर डिफरेंस आ जाती है. सेविंग्स आपकी ज़्यादा होती हैं वहाँ पे. तो आई थिंक आई वुड से कॉस्ट ऑफ लिविंग इज द बिगेस्ट. फिर लैक, आई वोंट से लैक, बट लेसर अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इज आल्सो अ मेजर फैक्टर. के लोग देखते हैं कि यार वो ही जॉब अगर मैं ढूंढने की कोशिश करूं ह्यूस्टन में, तो शायद मुझे 500 अपॉर्चुनिटीज ओपन हो रही हैं लिंक्डइन पे, लेकिन अगर मैं टोरंटो में देख रहा हूँ तो शायद 50 भी नहीं ओपन हो रही. तो ऑब्वियसली आपके पास जब एक पूल बड़ा आता है जॉब्स का और अपॉर्चुनिटीज का, तो आपके लिए ज्यादा रास्ते खुलते हैं और आपकी ग्रोथ भी ज्यादा होती है बिकॉज कंपटीशन ज्यादा है एंड एम्प्लॉयर्स आर लुकिंग फॉर टैलेंटेड पीपल, स्पेशली ठीक है अली, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में. दो क्वेश्चंस. एक तो ये कि ये पहले क्यों नहीं सोचा कि मुझे जो है वो यूएस मूव होना चाहिए गिवन वहाँ इनकम और टैक्सेस. तो ये डिफरेंशियल तो हमेशा से था. कॉस्ट ऑफ ट्रू. लिविंग आई अंडरस्टैंड, बट ये डिफरेंशियल हमेशा से था. तो व्हाई डिडंट यू थिंक ऑफ दिस एज द फर्स्ट ऑप्शन बिफोर? और दूसरा, ये कब ख्याल आया कि मुझे कनाडा से अब इसको भी ट्रांजिशन रखना है क्योंकि अब मुझे इससे बेहतर किसी जगह पे मूव होना है? वॉज इट इन द फर्स्ट 2-3 years और दिस इज़ वेरी रिसेंट? क्योंकि जब मैं कनाडा मूव हुआ था विच वॉज इन 2017, और जब मैंने कनाडा छोड़ा है विच इज़ 2022, इट वॉज इन दिस बैड. लाइक मैं सिर्फ मूव हुआ था, आई विल टेल यू, इट वॉज कॉस्ट ऑफ लिविंग वगैरह. आई थिंक कॉस्ट ऑफ लिविंग वॉज ए पीस. उसमें मैं ये सोच रहा था कि यार इसी पैसे में बहुत बेहतर घर मिल जाएगा वहाँ, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ मेरी थोड़ी इंप्रूव हो जाएगी हम्म. और इनकम और टैक्सेस भी मेरे जो है वो बेहतर हो जाएंगे. सो दैट एंगल started to become more important towards the end, like 2022 में, और call it after pandemic. उससे पहले मुझे कभी ये ख्याल नहीं आया कि मैं कुछ ज़्यादा पैसे बना पाऊंगा या बनाने चाहिए. आई थिंक लाइफ वॉज प्रिटी ओके. सो आई जस्ट वांट टू हेयर योर पर्सपेक्टिव एज वेल. सही कह रहे हैं आप. शुरू में ऐसा नहीं था. और आई थिंक कि मेरे जैसे लोग या बहुत सारे लोग हैं जिनका माइंड अब इस तरफ हुआ है कि हम कनाडा से मूव करें, ये बहुत रीसेंट फिनोमेना है, पिछले 1.5-2 साल. और उसकी वजह वही है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा होने की वजह से अब ऐसा फील होने लगा है कि वाकई में शायद हम लोग इस मुल्क में रिटायर ना हो सकें, क्योंकि रिटायरमेंट के लिए जो आपको फंड्स की ज़रूरत होती है वो इतने ज़्यादा चाहिए होंगे कि सेविंग तो शायद हो जाएगी, लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट उन पैसों में यहाँ गुजारा नहीं हो पाएगा शायद. तो अ लॉट ऑफ पीपल आर एक्चुअली हैविंग दिस डिस्कशन कि यार ठीक है, पैसे तो जोड़ लेंगे हम, लेकिन मे बी रिटायरमेंट अपनी किसी और कंट्री में जाके करेंगे, लाइक मलेशिया और थाईलैंड और सम अदर कंट्री लाइक मेक्सिको में भी, इवन अगर कोई सेफ एरिया आपको वहां मिल जाए. तो आई थिंक के कॉस्ट ऑफ लिविंग वाली चीज जो हिट हुई है ना लोगों को बहुत ज्यादा, वो रीसेट है. 2 साल, पिछले 2 साल में ज्यादा इम्पैक्ट आया है इस चीज का. अच्छा अली, ठीक है, चलो इकोनॉमिक हमने बात कर ली. इसके अलावा देर इज़ अ लॉट ऑफ टॉक अबाउट हेल्थ केयर एज वेल. तो हेल्थ केयर पे कोई पर्सपेक्टिव देंगे कि वहाँ आपको कैसा फील होता है इन टर्म्स ऑफ द सर्विसेज यू गेट? अच्छा, कैनेडियन हेल्थ केयर में देखें, बहुत बात होती है कि जी हेल्थ केयर सिस्टम बहुत खराब है. इसमें a lot of time the analysis is not very in depth और informed. जब आप एक दफा एक कैनेडियन हॉस्पिटल के अंदर चले जाते हैं, तब आपकी केयर की क्वालिटी पे मसला नहीं है. सर्जरी की क्वालिटी या स्टाफ जो आपको लुक आफ्टर कर रहा है या आपको मेडिकेशन दी जा रही है, दैट इज नॉट एन इशू. द इशू इज गेटिंग इन टू द हॉस्पिटल, लाइक गेटिंग एन अपॉइंटमेंट फॉर अ सर्जरी. या इस तरह आप ईआर में बैठे हुए हैं इमरजेंसी में और आपको अटेंशन नहीं मिल रही है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है. और ये चैलेंज है क्योंकि जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं थी
या उस हिसाब से वो बनाया नहीं गया था जितने अब लोग हैं इस मुल्क में। अब आबादी बढ़ चुकी है और हेल्थ केयर सिस्टम को ग्रो नहीं किया गया। तो ये एक चैलेंज है जिसका हल जो है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के पास है कि वो इसमें इस सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्ट करे और ज़्यादा हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बनाएं, ज़्यादा लोगों को जो है वो ऑन बोर्ड लेके आए एज डॉक्टर्स एंड नर्सेज एंड अदर पैरामेडिकल स्टाफ। तो ये, क्योंकि ये सेक्टर टोटली गवर्नमेंट के पास है कनाडा में, तो इसका सोल्यूशन भी पब्लिक पॉलिसी के थ्रू ही हो सकता है। अच्छा अली, मैं कंप्लीटली एग्री करूंगा आपसे, क्योंकि मेरी भी यही ऑब्जर्वेशन थी कि प्राइमरी केयर जो है वो एट एवरेज है कनाडा में, बट सेकेंडरी केयर इज़ जस्ट अमेजिंग। मुझे कभी सेकेंडरी केयर की ज़रूरत नहीं पड़ी थैंकफुली, बट आई नो ऐसे रिलेटिव्स, ऐसे दोस्तों को जिनको पड़ी है, एंड देव सेड कि बहुत अमेजिंग केयर होती है सेकेंडरी। सो प्राइमरी केयर का थोड़ा सा चैलेंज है। बल्कि उससे हुआ ये कि हम थोड़े से रेजिलिएंट भी हो गए। पहले हमको छींक आती थी तो हम बच्चों को हॉस्पिटल लेके चले जाते थे और उनको एंटीबायोटिक खिला रहे हैं, दवाइयाँ खिला रहे हैं। अब हम बोलते हैं खुद ही ठीक हो जाएगा, कौन जाके इमरजेंसी में बैठेगा। बट आई अंडरस्टैंड किसी की अगर वाकई रियल इमरजेंसी हो तो उनके लिए चैलेंज है, बट छोटी मोटी चीज़ों के लिए जो है वी बिकम स्ट्रॉगर, सो विच इज़ गुड। अच्छा, दूसरा मुझे बताएं, ये जो नया फिनोमेना है इन टर्म्स ऑफ इमिग्रेशन इतनी बढ़ गई है और स्टूडेंट्स इतने आ गए हैं, हाउ मच ऑफ दैट इज़ अ फैक्टर? आई फील लाइक कि ज़्यादा लोगों की ज़रूरत तो इस मुल्क को वैसे ही है इन टर्म्स ऑफ लेबर मार्केट। अगर आप कनाडा में कहीं भी जाएं, किसी भी स्टोर में जाएं या किसी कैफ़े में जाएं जहाँ पे लोग जॉब्स कर रहे होते हैं मिनिमम वेज वाली, तो आपको ज़्यादातर यही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ही नज़र आएंगे वो वाली जॉब्स करते हुए। और उनके बगैर क्वाइट फ्रैंकली ये सिस्टम नहीं चल पाएगा, स्पेशली जो टोरंटो और इसके इर्द गिर्द के जो इलाके हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा आबादी है और सबसे बड़ी रिटेल मार्केट है कनाडा की। तो यहाँ पे इन लोगों की ज़रूरत तो डेफिनेटली है। जो चैलेंज हुआ है वो ये हुआ है कि गवर्नमेंट ने ये इन लोगों को लाने में बहुत जल्दी दिखाई है और पॉलिसी इतनी क्लियर नहीं थी। बहुत ज़्यादा लोग बहुत कम टाइम में आए हैं। और ऑब्वियसली जब एक डिफरेंट कल्चर या डिफरेंट मुल्क से लोग बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में आ जाते हैं, तो उसके सोशल इम्पैक्ट्स भी होते हैं किसी भी मुल्क या किसी भी सोसाइटी के ऊपर। तो उन चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रखा गया गवर्नमेंट की तरफ से। तो आई थिंक कि इसमें दो अप्रोचेस अगर करते, एक तो ये है कि इसको थोड़ा पूल को डाइवर्सिफाई कर लेते हैं। अगर सिर्फ एक ही कंट्री से ज़्यादा लोग उठाने ना पड़ते और डिफरेंट कंट्री से अगर लोग उठा लेते, तो ये मसला इतना ज़्यादा प्रॉब्लम ना बनता। और दूसरा ये है कि इस चीज़ को थोड़ा सा ज़रा स्लोली इंटीग्रेट करते हैं इन लोगों को। अगर एक ही टाइम में बहुत ज़्यादा लोग लाए गए जिसकी वजह से एक सोशल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बन गया, स्पेशली उन कम्युनिटीज़ पे जो जिनका इतना इंटरेक्शन नहीं रहा इन इन इमिग्रेंट्स के साथ ज़्यादा, और उनको समझ में नहीं आता कि इन लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करें, बिकॉज ऑब्वियसली नए लोग हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं, किस तरह बात करते हैं, किस तरह बिहेव करते हैं, वो चीज़ें डिफरेंट हैं, तो इंटीग्रेशन में टाइम लगता है। ठीक है, गॉट इट। और मुझे आपसे एक और चीज़ ये पूछनी थी कि आपकी स्कूलिंग से कैसी सेटिस्फेक्शन? आपने शुरू में कहा स्कूलिंग अच्छी है, बट आई जस्ट वांट टू नो, आपकी यू हैव किड्स गोइंग टू स्कूल, तो हाउ डू यू फील अबाउट दैट? आई थिंक कि स्कूलिंग में भी कई लेयर्स हैं। जहाँ तक बात आती है कि एक इंटीग्रेटेड नेशन बनाने की और लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स बनाने की बात आती है, तो वो चीज़ तो बहुत अच्छी है। मैं देखता हूँ कि यहाँ बच्चों में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स द कंट्री, टूवर्ड्स देयर कम्युनिटी। और उनको अंदाजा है कि मिलजुल के लोगों के साथ कैसे रहते हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज के लोगों के साथ। तो ये चीज़ तो बहुत सॉलिड है। लेकिन जहाँ पे हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स की, जैसे मैथ्स है, साइंस है, उसके ऊपर जो मिडिल स्कूल या प्राइमरी स्कूल है उसमें इतना एम्फेसिस नहीं है। हाई स्कूल में है। तो होता क्या है कि जब बच्चों को बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की आदत नहीं होती मैथ्स में या साइंस में, तो ग्रेड 7 के बाद आके 8 9 10th में उनको बहुत चैलेंज होता है, जो हाई स्कूल ईयर्स होते हैं। तो ये यहाँ के सिस्टम में एक आई फील लाइक के एक मसला है, और इस गैप को एड्रेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि बच्चों को शुरू से ही, प्राइमरी स्कूल से ही मैथ्स और साइंस की तरफ ज़्यादा फोकस किया जाए, ताकि वो उनके लिए ग्रैपल करना ज़्यादा, उनके लिए डील करना ज़्यादा आसान हो जब वो हाई स्कूल में जाए। तो ये चैलेंज डेफिनेटली है।
करेक्ट, थैंक यू अली, दिस वाज हेल्पफुल। आपसे यही हमने समझना था कि आजकल व्हाट इज़ द सिचुएशन डाउन इन कनाडा, और क्यों जो है आप जैसे लोग जो हैं वो सोच रहे हैं कि वो मूव करें। दिस वाज रियली हेल्पफुल। मैं एक बात और कहता हूँ कि कनाडा जो है ना वो, और ये बात कनाडा आके मुझे रियलाइज़ हुई कि इट इज़ मोर फॉर एन एवरेज इंडिविजुअल। अगर आप बिल्कुल एवरेज और स्पेशली बिलो एवरेज है ना, तो कनाडा इज़ अमेजिंग फॉर यू, बिकॉज वो इट विल रियली पुट यू, जैसे साउथ एशिया में इफ़ यू आर बिलो एवरेज यू आर गॉन, you're डेड, यू कांट बी इवन अलाइव, आपको ब्रीथ करना मुश्किल हो जाता है। बट यहाँ इफ़ यू आर बिलो एवरेज और एवरेज, यूल सर्वाइव। और मैं आई डोंट मीन इट इन अ बैड वे, बाय द वे, बिलो एवरेज एवरेज, आई जस्ट मीन देर पीपल जो कि ज़्यादा कंपेटिव होते हैं, जिनको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है, करना चाह रहे होते हैं लाइफ में। कुछ लोग जो हैं वो ज़्यादा लेड बैक होते हैं, दे आर हैप्पी विद वॉट दे हैव एंड दे आर मोर कंटेंट। तो अगर आप एवरेज हैं, कंटेंट हैं कि ठीक है बस लाइफ जैसे चल रही है, ना मुझे ज़्यादा मेहनत करनी है ना काम करना है, पैसा जो है वो आ जाएगा, तो पैसा, क्योंकि पैसे की अर्निंग में फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप जो है वो एवरेज एफर्ट करेंगे तो भी उतना ही कमा लेंगे, थोड़ी सी गुड एफर्ट करेंगे तो भी थोड़ा सा और कमाएंगे, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करेंगे तो भी आपकी इनकम में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो एट द एंड ऑफ द डे सब जो है वो मीन पर आ जाते हैं यहाँ। तो आप ज़्यादा एफर्ट कर रहे हो, कम एफर्ट कर रहे हो, आपका जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ वो एवरेज ही रहेगा। मैं यूएस इज़ सॉरी वेरी डिफरेंट। सॉरी मैं इसमें बस एक कैवियट ऐड करना चाहूँ, या कैवियट नहीं, बस एक डिटेल ऐड करना चाहूंगा कि आप जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं ये सैलरीड पर्सन्स की बात है, नौकरी करने वालों की बात है। अगर आप बिजनेस ओनर्स की बात करें तो वहां पे सिनेरियो बहुत डिफरेंट है। यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी एंड ग्रो योर वेल्थ इफ यू आर एंटरप्रेन्योरियल। ये और बात है कि कंपेरेटिव नहीं है कनाडा की मार्केट, और जो इनकम्बेंट्स हैं वो लोगों को इतने आराम से घुसने नहीं देते। तो ये एक अलग डिबेट है। लेकिन ये है कि आई फील लाइक कि बहुत से लोगों ने स्मॉल बिजनेसेस और अपने जो चीज़ें हैं उनको जीरो से बिल्ड किया और अच्छा पैसा कमाया और वेल्थ बिल्ड की अपने लिए। आई कम्प्लीटली एग्री। वैसे दैट्स अ गुड बिल्ड, और बल्कि अब खैर इसमें अगर मैं पॉजिटिव एंगल में बात करूं, वन गुड थिंग आई सीन इन कैनेडा इज बिकॉज ऑफ दिस इकोनॉमिक प्रेशर। मैं ये देखता हूँ कि हर दूसरा बंदा जिसको मैं जानता हूँ उसका कोई ना कोई साइड बिजनेस है। ये चीज़ अनथिंकेबल है मिडल ईस्ट में कि आप जो है नौकरी भी कर रहे हो कोई साइड बिजनेस भी कर रहे हो। तो यहाँ एक तो ये कि जो आप नौकरी कर रहे हैं वो इज़ नॉट क्रेजी नौकरी, मतलब वो बहुत 9 to 4 वाली नौकरी होती है, वीकेंड्स पे यू हैव टाइम। जस्ट दिस इज़ हाउ टिपिकली द कल्चर इज़ इन कैनेडा। और दूसरा ये कि चूंकि इकोनॉमिक स्ट्रेन है, तो दोनों हस्बैंड वाइफ को काम करना है, विच इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ गुड थिंग, ताकि आपकी जो वाइफ हैं वो इट्स नॉट जस्ट डिपेंडेंट ऑन हस्बैंड के। कल को हस्बैंड को, हमारे मुल्कों में तो ये होता है, हस्बैंड को कुछ हो गया तो बस आपकी लाइफ एंड हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली यस। इट इज़ मेकिंग entrepreneurs आउट ऑफ पीपल एज वेल। मैं हर दूसरे बंदे को जानता हूँ कुछ ना कुछ, किसी ना किसी का कुछ ना कुछ साइड पे चल रहा है। लाइक फॉर इंस्टेंस आई हैव अ यूट्यूब चैनल, आई नो। मैं किसी को जानता हूँ जिनका पेट केयर का बिजनेस चल रहा होता है साइड पे, वो देर आर पीपल जो कि घर में खाने बना के वो कर रहे हैं। माई ब्रदर हिमसेल्फ ही इज़ अ कुक, सो वो भी कुछ इसी तरह की जो है वो चीज़ें करता रहता है। विच इज़ अ गुड थिंग कि बिल्कुल। आपको यूर फोर्स इन अ सिचुएशन जहाँ आप जो है वो एक थर्ड इनकम या सेकंड इनकम पे भी काम करें। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट व्हाट आई वाज मेकिंग, यूएस में अगर सैलरीड का एग्जांपल ही ले लें, ऐसा नहीं है, बिकॉज यूएस में जितनी आप एफर्ट करेंगे उतना आपको रिलेटिवली यू कैन अर्न मोर। एंड इवन इफ यू गो टू मिडल ईस्ट, वो तो खैर और भी रेंज बदल जाती है, बिकॉज वहाँ टैक्सेशन तो बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करती। बट एनीवेज अली, दिस वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। एनी लास्ट पॉइंट्स, एनी लास्ट थॉट्स फॉर समवन जो कि यही सोच रहा है कि उसने मूव करना है, आप इस वक्त हाउ आर यू थिंकिंग अबाउट योर मूव, व्हाट थिंग्स आर यू कंसिडरिंग, व्हाट एंड स्टफ लाइक दैट। तो अगर उस पर भी थोड़ी सी बात कर लें बिफोर वी एंड दिस, थैंक यू। थैंक यू सो मच बेरोज। मेरी अपनी जो असेसमेंट है वो ये है कि अगर आपने करियर में ग्रो करना है और लॉन्ग टर्म अपने आप को एस्टैब्लिश करना है किसी अच्छी जगह पे, तो कनाडा को छोड़ के अगर जाना ही है तो आप यूएस जाएं। मिडिल ईस्ट जाना आई फील, मेरे अपने ओपिनियन में आपके करियर के लिए इतना अच्छा नहीं होगा। अगर आपके और रीजंस हैं, लाइक अगर आप इस्लामिक कंट्री में जाके रहना चाहते हैं, जो कि हमारे बहुत से मुस्लिम लोगों की ये कंसिडरेशन होती है, दैट इज़ वैलिड। या कुछ लोगों की ये कंसिडरेशन होती है कि वो पाकिस्तान के पास रहना चाहते हैं बिकॉज उनकी फैमिली वहाँ पे है पाकिस्तान में या इंडिया में, तो दैट इज़ ऑल्सो अ वैलिड कंसिडरेशन। लेकिन आई फील लाइक कि जो जॉब एक्सपीरियंस और ग्रोथ पोटेंशियल यूएस के अंदर है वो और मिडल ईस्ट में आपको नहीं मिल पाएगा। तो अगर कनाडा छोड़ के जाना है और करियर आपका फोकस है तो फिर आपको यूएस की ही तरफ मूव करना चाहिए। दैट्स माय ओपिनियन। दिस इज़ अ ग्रेट पॉइंट। एक तो आपने जो शुरू में बात की थी कि ट्रांजिशन आसान होगा बिकॉज यूल फाइंड सिमिलैरिटीज़ इन द लाइफस्टाइल,
दूसरी एक और चीज़ ये भी है जो मैं लोगों को कहता हूँ कि इफ़ यू गो टू मिडल ईस्ट फॉरगेट कमिंग बैक, बिकॉज वापस इस मार्केट में पेनिट्रेट करना, गेटिंग अ जॉब विद एक्सपीरियंस एग्जैक्टली, मिडल ईस्ट वुड बी पेन। ऑल दो एग्जैक्टली। अभी भी हम लोगों को कितना मुश्किल हुआ है यहाँ नौकरियाँ लेना, क्योंकि हमको कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है, तो वील हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल एंड देन मेक इट वे अप। अब इमेजिन यू गो आउट फॉर 10 years एंड देन यू डिसाइड टू कम बैक। तो फिर मैं लोगों को कहता हूँ कि देन यू डू योर सिक्स, अपनी रिटायरमेंट के टाइम पर आएँ, उससे पहले ना आए, बिकॉज यहाँ फिर वापस नौकरी मिलना जो है, कॉल इट यूएस, कॉल इट कनाडा, वुड बी क्लोज टू इम्पॉसिबल। वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। तो उसमें अब देखें, जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि बहुत से लोग यहाँ पे आजकल इस बारे में बात कर रहे हैं कि यार हम लोग शायद यहाँ पे रिटायर ना हो सकें, बिकॉज जितने भी हम पैसे जोड़ लें, ये मुल्क इतना महंगा है और महंगा होता जा रहा है कि शायद वो इनफ नहीं होंगे। तो अगेन, जिस तरह आपकी एडवाइस पे अगर कोई चले और 65 ईयर्स की एज में अगर वो वापस आना चाहें, तो मे बी शायद उनको ये फीजिबल ही ना लगे कि यार इतने इतने पैसे में आप कनाडा में रिटायर होके रहना वर्सेस सम अदर कंट्री लाइक मलेशिया और थाईलैंड शायद ज्यादा ज्यादा अट्रैक्टिव हो लोगों के लिए। या दैट मेक्स सेंस। ऑल्दो एक जो अट्रैक्टिवनेस है वो, एटलीस्ट फॉर मी, इज मैं इस तरह देखता हूँ कि आई एम इन यूएस अर्निंग लो टैक्स, हाई इनकम, और जब मैं आई इफ़ आई हैव टू रिटायर आई कैन कम बैक टू कनाडा एंड एंजॉय द हेल्थ केयर बेनिफिट। तो मुझे हेल्थ केयर कॉस्ट जो है वो अपने रिटायरमेंट प्लानिंग से आई कैन अवॉइड। यस। But anyways, thank you, Ali. This was wonderful talking to you. Always connecting with you is good. So hopefully you will be able to uh, get on to the get to the end of the journey जो कि आपने जिस तरह से अपने लिए प्लान किया है, and it will all work out eventually in the end for you. And again, thanks for coming in. और we'll be calling you again as well. और आपसे गपशप लगती रहेगी on this podcast. Great. Thank you so much, Nairoz. Thank you for Thank you, Ali. having me.